नमस्कार भक्तजनों, जन मित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो बच्चों, थोड़ा सा आज एनालिसिस करेंगे कि 2025 नीट पे चाहे प्रिपरेशन पे या आपको रीनीट देने के लिए तैयारी करना है। क्या करना है? आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आ रहे होंगे कि हम लोग फंस गए हैं, 2025 नीट के लिए प्रिपरेशन करें, या कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका 600 से कम आया है तो उन लोग सोच रहे होंगे कि शायद रीनीट होने से चांसेस बनते भी है, और जिनका 600 से ज़्यादा आया है तो वो लोग सोच रहे होंगे कि अगर रीनीट हो जाए तो उनको नुकसान हो जाएगा। तो ये सारी बातें मैं क्लियर कर देता हूँ आज की वीडियो में। हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इस साल बहुत इवेंटफुल रहा, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे नीट 2024 इवेंट्स क्या क्या हुए थे। जैसे हमारा एग्ज़ाम हुआ 2024 का 5 मई को होता है, उसके बाद हमारा जो रिजल्ट निकलता है वो 4 जून को निकलता है। उसके बाद जो स्कैम डिक्लेयर करते हैं इसको कि मतलब नीट का माल प्रैक्टिस हुआ है, मास लेवल पे जो है क्वेश्चन लीक हो गया है, इसके साथ बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, पिटिशंस भी फाइल किया जाता है बहुत सारे लोगों के द्वारा। इसके बाद रीनीट जो कंडक्ट किया जाता है 50/63 बच्चों का, वो 23 जून को होता है। उसके साथ साथ उसका जो पूरे के पूरे रिजल्ट, मतलब ऐसे नहीं उन बच्चों के नहीं, उसके साथ साथ एनटीए ने सारा जितने भी सारे बच्चे एग्जाम दिए थे उन सारे लोगों का रिजल्ट 30 जून को निकाल दिया था। अगेन बहुत सारे केसेस चलते हैं, जैसे कि फिजिकल लेवल पे हुआ है, सोशल मीडिया के लेवल पे मास लीक हो गया है। उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों ने पिटीशन फाइल किया था कि रीनीट होने का चांसेस क्लियर नहीं हुए थे। उसके बाद 8 तारीख को हियरिंग आता है, उसमें 2-3 बातें सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिस्कस करते हैं, और उसमें एक कहा जाता है एनटीए को कि एक बड़े लेवल की एफिडेविट उनको सबमिट करना है, जिसमें वो सारा कुछ डिटेल जो क्वेश्चंस प्रिपरेशन से लेकर एग्जाम होने तक, रिजल्ट निकलने तो जितने भी सारे प्रोसेस विद डेट्स वो एफिडेविट सबमिट कर दिए हमारी जो एनटीए ने। तो उसमें वो डिसीजन लेते हैं कि अगर रीनीट तब हो सकता है अगर हमारे पास 2-3 केसेस, जैसे कि हियरिंग 8 जुलाई को हुआ, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी कर दिया था, और इसमें एफिडेविट एनडीए की तरफ से सबमिट किया जाता है। उसके साथ साथ सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट भी आया गया है। तो इसमें 2-3 बातें थी, जैसे कि इंटीग्रिटी, अगर एक्चुअल में जो इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जाम, सेंसिटिविटी ऑफ द एग्जाम को अफेक्ट हुआ है तो वो उस केसेस में रीनीट हो सकते हैं। उसके साथ साथ जो बेनिफिशियरी, मतलब जो कॉल्प्रिट्स थे, जो इस माल प्रैक्टिस के बेनिफिशियरी थे और नॉन बेनिफिशियरी, तो दोनों के मतलब लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर जो बेनिफिशियरी ज़्यादा थे, फिजिकल लेवल पे हुआ है, तो उनका जो पता अगर नहीं कर पाते हैं कि कितने लेवल पे हुआ था, कहाँ पे जो है माल प्रैक्टिसेस हुए थे, तो तभी वो रीनीट हो सकता है। और जो सोशल मीडिया का जो वीडियोस यहाँ पे पिटिशनर्स ने दावे किया था कि जो सोशल मीडिया टेलीग्राम चैनल पे वायरल हो रहा था वो वीडियो, उसका भी सच सामने आ गया है, जिसमें ये बताते हैं एनटीए की वो जो वीडियो था वो फेक चैनल था, उसके साथ साथ उसका जो सब्सक्राइबर थी वो भी फेक थे। तो ये 3-4 बातों से मोटा मोटी क्लियर यही हो जाता है कि जो रीनीट है वो 24 लाख बच्चों के लिए तो नहीं हो सकता। देखते हैं 18 जुलाई को जो हियरिंग आएगा उसमें क्या आएगा, हियरिंग नहीं आएगा, उसके बारे में हम लोग कुछ कह भी नहीं सकते। और बहुत सारे आप लोग उस दिन लाइव मतलब जो सेशन चल रहा था, आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे केसेस थे, और नीट का एट द एंड ऑफ द डे हुआ था, तो इसके लिए बहुत सारे केसेस भी जाते हैं। हम लोग, हमारे जो हियरिंग था वो बहुत लेट हुआ था, 2 बजे के आसपास हुआ था। तो इसका जो है थोड़ा सा फैक्ट्स, जैसे कि एनटीए का एफिडेविट और हमारे सीबीआई रिपोर्ट स्टेटस, वो लोग सब कुछ थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं आपको। तो आप यहाँ पे पूरे क्लियरली देख सकते हैं कि जो आईआईटी मद्रास है, तो उन्होंने पूरे के पूरे डाटा एनालिटिक्स के साथ ये बताया है कि वो जो माल प्रैक्टिस है, ये माल प्रैक्टिस नहीं है। जो इन्फ्लेशन हुआ था मार्क्स में, वो जो इंक्रीज हुआ था मार्क्स में, तो वो थे 25% सिलेबस रिड्यूस करने की वजह से। ये आईआईटी मद्रास का कहना है कि जो 25% प्रीवियस ईयर में रिड्यूस कर दिया था सिलेबस को, इसी की वजह से वो जो मार्क्स थे वो बढ़ गए हैं, मतलब जो 720 लाने वाले बहुत सारे बच्चे बढ़ गए हैं, ये था। और सीबीआई का रिपोर्ट कहना है, सीबीआई का कहना है कि मतलब 2-3 बातें इसमें, जैसे कि उन्होंने कहते हैं कि बिहार में, गुजरात में लीक हुआ है फिजिकली पेपर, और वो भी 1-2 सेंटर में। और इसके साथ साथ वो जो सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ था, यहाँ पे क्लियरली मेंशन वो बताया है कि वो सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहा था वो एक्चुअली में पेपर लीक नहीं था। और यहाँ पे बताते हैं कि जो चैनल था वो था फेक था, वो फेक था।
और उसमें जो सब्सक्राइबर थे वो भी फेक थे। तो इन 3-4 बातों से पता चल जाता है मोटा मोटी जो है रेडिट एग्जाम नहीं हो सकता है। अगर देखते हैं 18 जुलाई को जो होने वाला है उसके साथ ये बात आप लोग क्लियर हो गए होंगे। सीबीआई स्टाटस रिपोर्ट उसके साथ साथ एंटी एफिडेविट IIT मद्रास ने वो दिखा दिया है कि वो जो है 25% सिलेबस रिड्यूस होने की वजह से वो हुआ था। इसके साथ काउंसलिंग में क्या होगा, काउंसलिंग रोका नहीं गया है, हालांकि वो 6 तारीख को हुआ था, सीट मैट्रिक्स भी नहीं दिया गया था। उसके साथ साथ उन्होंने और एक बार डिक्लेयर किया है कि जो 3 जुलाई को है वो काउंसलिंग प्रोसेस चालू किया जाएगा और इसमें 3 जुलाई में कहीं ना कहीं 18 भी आता है और 3 जुलाई में वो जो नेक्स्ट हियरिंग है उसमें क्या वो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो लेते हैं डिसीजन, वो देखते हैं। इसके साथ साथ अगर वहाँ पे कुछ भी ऐसे रेनिट वगैरह का चांसेस 1% भी हो जाता है तो वो रिवोक कर लेंगे, मतलब कैंसिल कर देंगे प्रोसेस को। तो इसके साथ हम लोग थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात है। तो जो आप नीट एग्जाम देते हैं तो ये एक तपस्या से कम नहीं है, आप इसको हल्के में मत लीजिए। बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है। अगर बहुत मुश्किल होता तो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते, अगर बहुत आसान होता तो सारे कर लेते। ठीक है, ये बात आपको समझ में आता है। उसके बाद नीट 2025 का जो प्रिपरेशन करेंगे इसको आप ऐसे मान के चलिए कि आप एक तपस्वी है, यू आर ए सेंट। आप एक तपस्वी है और तपस्वी को क्या करना पड़ता है, तप करना पड़ता है। तप मतलब क्या, अपने जो मन को है वो कंट्रोल करना पड़ता है, अपने जो अंदर की जितने भी सारी शक्तियां हैं उसको इकट्ठी करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको जो है एक तपस्वी की तरह बनना पड़ेगा। और इसके साथ मैं फाइनली बता दूं कि इसके बाद जुलाई के बाद अगस्त आता है, इसके बाद आपको जो एग्जाम होगा मई में होगा, तो अप्रैल, तो अगस्त से अप्रैल से लेकर आपको पूरे के पूरे 9 महीने आपके पास है। तो 9 महीने को अगर हम डिवाइड करें, 2 मंथ रिवीजन के लिए आप रखते हैं और 7 मंथ आपको पढ़ाई करना है। और हमारे जो अभी तक सिलेबस है वो 79 चैप्टर्स है, मोटा मोटी मिला के केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी पूरे के पूरे मिलाकर आपको 79 चैप्टर्स है। और 79 चैप्टर्स अगर मैं 7 मंथ में डिवाइड करूं तो तकरीबन 10 से ज़्यादा चैप्टर आपको 1 मंथ में ख़त्म करना है। ठीक है, इसके साथ साथ आप जो 1 मंथ 30 डेज होता है उसमें आपको 10 चैप्टर खत्म करना है। तो 3 दिन में 1 चैप्टर, मान के चलिए 2.5 दिन 3 दिन में आपको 1 चैप्टर खत्म करना है। तो आपको किस लेवल की पढ़ाई करनी चाहिए, अगर इफ यू जेन्युइनली वांट टू स्कोर ए गुड परसेंटाइल इन नीट 2025 में आप एक गुड परसेंट, और वो भी कितना होगा, कितना कट ऑफ जाएगा, एक्सपेक्टेशंस बहुत सारे हैं। 665 के ऊपर भी जा सकता है, 650 में भी रह सकता है, नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, कि कह नहीं सकते, वो परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपकी प्रिपरेशन कमी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ऑलवेज एक बात लेके चलना कि आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपको फल जरूर मिलेगा। आप जो मेहनत करते हो वो सही तरीके से होनी चाहिए। आपको देख लीजिए 2-3 दिन में 1 चैप्टर कवर करना है, इसके साथ साथ आपको सारा कुछ याद भी करना है। इसके बाद आपको 2 मंथ में रिवीजन करना है। और नोट्स तो आपको मस्ट बनाने हैं। एक नोट्स बनाइए अच्छा वाला, बिकॉज इसमें आपका ज़िंदगी बनने वाला है। नोट जो फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायो का है, बॉटनी, जूलॉजी का है, तो पूरे के पूरे नोट का ना आपको पढ़ना याद होनी चाहिए, तभी आप एक सक्सेसफुल प्रिपरेशन 2025 के लिए कर सकते हैं। अगर आपने आज चैप्टर पढ़ा सर्कुलेशन, तो सर्कुलेशन के एक एक क्वेश्चन, एक एक जो चैप्टर का टर्म्स है, जो चैप्टर के नाम है, जो चैप्टर के टॉपिक्स है, वो सारी याद होनी चाहिए। अगर आप ब्लड के बारे में पढ़ते हैं तो ब्लड की पूरी स्ट्रक्चर, पूरी की पूरी कॉम्बिनेशन, प्लाज्मा क्या होता है, आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, सारे कुछ आपको याद होनी चाहिए। इसके फंक्शन क्या होते हैं। मैं जो कह रहा हूँ नोट बनाने के लिए, तो नोट आपका विजिबल होनी चाहिए, आपकी आंखों के सामने पूरा पन्ना दिखना चाहिए, पन्ना में वो क्वेश्चन है बोल के। ऐसे ही अगर आप प्रिपरेशन करेंगे बच्चे तो 2025 के लिए आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। न्यू बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर जो ड्रॉप आउट लिए हैं उनको भी मैं बोल रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली 65 तक वो जा सकता है स्कोर में। हालांकि ये सब स्कोर होगा, जेन्युइनली नहीं भी हो सकता है, जस्ट एस एज्यूम पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूँ। तो डिटेल्स में जाना है, उसके साथ साथ रिवीजन पढ़ना है। दो हमेशा आप एक तपस्वी की तरह बिहेव करिए। किसी से नहीं, दोस्तों से नहीं मिलना, रिश्तेदारों से किसी से नहीं। एक कमरा लीजिए, आपकी एक स्टडी टेबल कीजिए, अच्छे अच्छे फोटोज लगा दीजिए मोटिवेशन का, और चारों तरफ आप अगर बायोलॉजी का लगा सकते हैं, केमिस्ट्री का फॉर्मूले लगा सकते हैं,
फिजिक्स का फॉर्मूले लगा सकते हैं, अगर आप जिसको याद नहीं आ रहा है वो लगा सकते हैं, अगर आपका एनाटॉमी याद नहीं आ रहा है तो पूरे के पूरे बोन के स्ट्रक्चर आप लगा सकते हैं, फिजियोलॉजी आप लगा सकते हैं, डाइजेशन वगैरह जो भी होता है। तो आपको ना एक प्रिपरेशन जो होता है वो एक तप की तरह होता है, तो उसको आपको पूरे फल पाने के लिए आपको पूरी शिद्दत से मेहनत करना पड़ेगा, पूरी लगन से, पूरी मन से मेहनत करना पड़ेगा। और हमेशा ना अपने मन को ट्रेन कीजिए ताकि इधर उधर ना भागे। हमेशा दिन में 2 टाइम योगा कीजिए और अपने जो है प्राणायाम कीजिए, भ्रामरी जरूर कीजिए ताकि वो आपके अंदर एक वाइब्रेशन पैदा करता है। इसके साथ साथ आपकी जो ब्रेन होते हैं वो वाइब्रेट होके जो जितने भी सारे मेमोरी पोर्शन होता है वो एक्टिव होता है। तो आप पढ़ाई जो करने के टाइम रखिए, सुबह उठ जाइए तकरीबन 4-5 बजे, आराम से योगा कीजिए, पानी पी लीजिए, योगा कीजिए। योगा के साथ साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिए, इसके बाद पढ़ने बैठ गए। अगर कोई स्पिरिचुअल होना चाहता है तो नहा धो लीजिए, आराम से पूजा पाठ कर लीजिए, उसके बाद आपको बैठ जाइए पढ़ने के लिए। और आपका जो टाइम शेड्यूल है 24 आवर्स का, उसमें से आप 6-7 घंटा नींद के लिए निकाल दीजिए, बाकी सब यूटिलाइज कीजिए पढ़ाई में। खाना खाने का टाइम फिक्स्ड रखिए, खाना खाने में देरी, खाना खाने में अनहेल्दी कुछ भी इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, हमेशा एक हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट आपकी हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी के लिए जरूरी है। तो हमेशा हेल्दी खाइए। उसके साथ साथ टाइम को डिवाइड कर दीजिए, केमिस्ट्री कितना पढ़े, फिजिक्स कितना पढ़े, बायोलॉजी कितना पढ़े। इसके साथ साथ आप डेली आप आधा घंटा निकालिए रिवाइज करने के लिए। रिवाइज मतलब पूरी के पूरी दिन में आपने क्या किया। आराम से शाम को एक जगह पर बैठ जाइए, पेन पेपर लिखिए, पूरे लिखिए प्रोसेस को। मैं आज पूरे दिन में क्या किया, आज मैं फिजिक्स इतना घंटे पढ़ा, केमिस्ट्री इतना घंटे पढ़ा, बायोलॉजी इतना घंटे। विदाउट सेल्फ एनालिसिस स्टडी इज यूजलेस। आप अगर सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्रेस आपको पता नहीं चलेगा, और प्रोग्रेस जब पता नहीं चलता है, ये इस तरह का हो गया जैसे आपको एक लकड़ी ढूंढने के लिए कहा जा रहा है एक अंधेरे कमरे में, तो आप वहां से कुछ भी नहीं निकाल सकते, उस लकड़ी को ढूंढ ही नहीं सकते। तो अगर आपके पास लाइट होगा, सो लाइट इज लाइक सेल्फ एनालिसिस। अगर आप इसमें सेल्फ एनालिसिस करेंगे कितना आप प्रोग्रेस कर रहे हैं डेली, और उसके बेसिस से आप अपना जो है आने वाले टाइम शेड्यूल और इसके साथ साथ आप अपना स्ट्रैटेजी भी चेंज कर सकते हैं। तो इसमें आप भागिए मत, पैनिक ज़्यादा नहीं होना है, बस अपने मन को कंट्रोल करके आप इसको पढ़ाई करिए। पढ़ाई इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, इसको याद रखना वन टाइप ऑफ बहुत इम्पोर्टेंट अपने आप में काम हो जाता है। इसके साथ साथ मन को कंट्रोल करना ये भी बहुत बड़ा काम है। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसको मैं जो 2-3 बात बताई इसको लेके चलिए, और जितना हो सके आप ग्राफिकली अपने चीज़ों को पढ़ना जो है शुरू कर दीजिए, ताकि ग्राफिकली जो पढ़ते हमारा माइंड पिक्चर वे में रिसीव करता है। तो अगर हम कहीं जगह पर जितने भी सारे पिक्चर्स वगैरह देखते हैं तो हमारा माइंड में सेव होता रहता है। जैसे अब मैंने हार्ट की बात की, तो आप एट्रियम, वेंट्रियम, उसके बाद एओर्टा, वहाँ से ब्लड फ्लो होता है, सारे के सारे पिक्चर अगर आपके सामने दिख रहा है तो आप जो है अच्छे से चीज़ों को एनालिसिस करके आप लिख पाएंगे, उसके साथ साथ अपना जो क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे विदाउट बीइंग कॉन्फ्लिक्ट। आप कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसेंगे, उसके साथ साथ क्लैरिटी के साथ आंसर देंगे, और जो भी आंसर देंगे वो 100% सही होगा। तो ऐसे कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर 2025, और हमारे चैनल को ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।